हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिकी जगत एवं मापन। ठीक है, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ के आते हो, तो ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से सवाल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और आराम से आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो बायो का आपका सब्जेक्ट होता है, सेकंड ग्रेड में जो बायो से देते हैं, ठीक है, साइंस से, साइंस फैकल्टी से, और ऑल पीजीटी एग्जाम जो फिजिक्स के यहाँ पे लगते हैं आपके, तो उन सभी में ये पूछा जाता है टॉपिक। इसमें टॉपिक में देख लो, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स हैं आपके पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन, फार्मूला एंड इक्वेशंस, एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट। मैंने इसको 4 भागों में डिवीजन किया है। ये 4 जो पार्ट हैं, इसमें फंडामेंटल क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं आपके, ड्राइव आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट की जो सिस्टम है, जो पद्धतियां हैं वो कितने टाइप की हैं वो बताएंगे यहाँ पे, डायमेंशन, फार्मूला आपकी जो विमीय समीकरण होते हैं वो इसमें आएंगे, और इक्वेशंस 7 में समीकरण, और एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट। एक्यूरेसी कितनी आती है और एरर कितनी त्रुटि होती है, जो एरर पाई जाती है, वो सब हम इसमें मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि यूनिट का नाम ही आपका क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसको रब करता हूं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। क्लास हम छोटी ही लेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाना, और पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो सब लिख लेना कॉपी में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला आपका टॉपिक है यहाँ पे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, मूलभूत एवं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूलभूत एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। कि अपना सबसे पहले जो मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स कहते हो आप यांत्रिकी, तो यांत्रिकी जो है अपनी, जिसमें कि आप न्यूटन के नियम वगैरह सब कुछ पढ़ते हो। ठीक है, तो अभी तो आपका बेसिक यहाँ पे स्टार्ट ही है, 11th 12th में आप पढ़ के आए होंगे ये वाला टॉपिक, फिर भी मैं इसमें बताता हूँ कि मूलभूत और व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। सबसे पहले मूलभूत जो मात्रक होते हैं वो एक तो आपका द्रव्यमान, एक आपकी लंबाई, और एक आपका समय। ये जो 3 मात्रक हैं, इन्हीं को कहते हैं हम मूल मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन 3 जो मात्रक हैं ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। इसको आप कह लो यहाँ पे क्या है, ये आपके मूल मात्रक हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो इनकी उपयोगिता से ये एप्लीकेबल होंगे, तो हमको व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होंगे। कैसे, देखिए, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं यहाँ पे लिखिए, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको आप कहते हो ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, इन मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। और मूल मात्रक क्या बताए मैंने, एक तो आपको मैंने बताया था, एक फर्स्ट मैंने बताया था ये आपका द्रव्यमान, एक आपका लंबाई, और एक आप समय। ये कैसे मात्रक है, आपके मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं, जो इन मूल मात्रकों पर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। लिख लो, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। ये क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं। देखो, इन्हीं के माध्यम से इनको बनाया जाता है, मूल मात्रकों की सहायता से ही। कैसे बनाते हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए। पहले तो आप एग्जाम्पल में लिखूँ मैं, तो यहाँ पे आता है आपका वेग, आपका आता है त्वरण, आपका आता है बल। ओके, और भी हैं वो लिख लोगे बाद में। ठीक है, इतना देख लो, वेग, त्वरण, बल,
कैसे निकालोगे देखो, मतलब इन तीनों को याद रख लो, ये तो मूल मात्रक, इनके अलावा जो भी बनते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखो वेग, वेग कैसे बनेगा, यदि हम समय को यदि हम स्थिति को समय के सापेक्ष एक बार अवकलित कर दें तो वेग क्या मिलता है आपको, dx अपॉन dt, यही तो मिलता है v बराबर dx अपॉन dt। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्थिति को एक बार समय के सापेक्ष अवकलित किया है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, x क्या है यहाँ पे, स्थिति पोजीशन, जिसको आप क्या कहते हो इसमें, ये क्या लिया है इसमें, लंबाई। dx जो स्थिति है वो किस में आएगी, लेंथ, लंबाई में आएगी, और dt क्या है, समय। तो लंबाई और समय का जो उपयोग करके आपने क्या निकाला है, वेलोसिटी, ठीक है। इसी प्रकार आपका त्वरण, यदि आप स्थिति को 2 बार अवकलित कर दो किससे, टाइम के सापेक्ष, तो आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिल जाएगा। और बल आपको कैसे मिलेगा, यदि F बराबर ma, ये कैसे मिलता है, यदि आप F बराबर ma करते हो। m क्या है यहाँ पे, मास है, द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका, त्वरण है। त्वरण पहले से ही क्या है, ड्राइव यूनिट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ड्राइव यूनिट, बल, ठीक है, कर सकते हैं। आगे इसको रब करते तो ये आपको समझ में आया होगा मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। मूल मात्रक वे हैं जो फंडामेंटल हैं आपके, पहले से ही द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों को हम कहते हैं मूल मात्रक। और जो बचे हुए हैं आपके, जो इन पर निर्भर करते हैं या इनकी उपयोगिता से वो बनाए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं आप ड्राइव यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ और लिख भी लेना जो भी बोलता हूँ, ठीक है, समझ के चलो आराम से। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत, ठीक है, जो प्रश्न है आपके, बहुत प्रश्न कराएंगे यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, उनसे आप देखना कितना आप लगा पाते हो प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, हिंदी में भी आप देख लेंगे, मात्रकों की पद्धति, ठीक है। देखो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। अब आपने मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं, जो मैंने बताया था आपको, द्रव्यमान, एक समय, और तीसरा आपका लंबाई, ठीक है। तो इन तीनों में क्या बताया था मैंने कि इनको इन सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे डिवीजन किया जाएगा। देखो देयर आर, लिख लो, देयर आर 4 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं, पहला हमारा टाइप है जो है आपका MKS। कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति, लिख लो। सेकंड है आपकी CGS पद्धति, ठीक है। थर्ड है आपकी फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। ये है भाई, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ इसमें MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में क्या होता है। MKS में देखिए, यहाँ बात करेंगे 3 की, द्रव्यमान की, और किसकी बात करोगे आप, लंबाई की, और एक बात करोगे आप किसकी, समय की, ठीक है। तो द्रव्यमान यहाँ पे कैसे नापोगे आप, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में, ठीक है। लंबाई को आप मीटर में, ये क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेकंड, समझे। और इसमें देखो, इसमें आप द्रव्यमान को किससे नापोगे, ये आपका द्रव्यमान हो गया ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में। इसमें देखो, इसमें ये 3 फैक्टर कैसे आएंगे। द्रव्यमान को तो आप किस में नापोगे, यहाँ पे ग्राम में, और लंबाई को किस में मापोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और आपका समय जो है वो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेकंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और फुट पाउंड सेकंड वाली देखो आप, फुट पाउंड सेकंड में आप क्या करोगे, जो आपका द्रव्यमान है वो आपका नापोगे आप पाउंड में, ठीक है, पाउंड
हिंदी में लिख लेना पाउंड, ठीक है। अगला देखो, ये लंबाई आप नापोगे यहाँ पे फुट, किस में, फुट में, और समय आप नापोगे किस में, सेकंड में। समय सब में समान है, लेकिन जो एमकेएस पद्धति है उसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में, और एफपीएस जो फुट पाउंड सेकंड पद्धति है उसमें द्रव्यमान को आप पाउंड में नापोगे और जो लंबाई है वो फुट में नापी जाएगी, और समय तो सेकंड सब में समान रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब आपकी एसआई पद्धति है लास्ट 4, जो चौथा इसका टाइप है, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। नंबर 4 आपका टाइप है जो है एसआई पद्धति, ठीक है। ये इंटरनेशनल पद्धति है, इसको देखो, ये एमकेएस पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, एमकेएस पढ़ी थी ना तुमने कि द्रव्यमान किस में था, किलोग्राम में, लंबाई किस में थी, लंबाई किस में थी, मीटर, और समय किस में है, सेकंड में। यहाँ तक था, ठीक है। ये है एसआई पद्धति एमकेएस वाली। ओके, अब इसमें आप लिखो यहाँ पे भौतिक राशियाँ लिख लो, भौतिक राशियाँ जिनको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ लिखो आप मात्रक का नाम, और यहाँ पे लिखो आप प्रतीक। ओके, जो सिंबल से यहाँ पे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले भौतिक राशियाँ, नंबर पहला जो भौतिक राशि है आपके पास वो है द्रव्यमान। मात्रक का क्या नाम है वो देख लो, किलोग्राम। प्रतीक क्या है, केजी है। नंबर सेकंड है आपका लंबाई, ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे इंग्लिश में भी। मास यहाँ पे क्या आएगी, LENG, लेंथ आ जाएगी आपकी, और लेंथ को किस में नापोगे आप, मीटर में नापोगे, और क्या आ जाएगा, स्मॉल m। नंबर थर्ड आप बात करोगे समय की, बात करोगे टाइम की। टाइम यहाँ पे आएगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट 4 आएगी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की बात कीजिए तो इसकी होगी आपकी एम्पियर, इसको कैपिटल ए से। नंबर 5 आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को आप कैंडेला, कैंडेला जो यहाँ पे दोगे आप CD, ठीक है। यहाँ तक हो गए। अब नेक्स्ट आप बात करो नंबर 6, ये बना लेना भाई। तापमान, तापमान को आप नापोगे यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर किस में आएगा, ये आएगा यहाँ पे केल्विन में आएगा, केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करोगे। एक मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ तक कर लीजिए पहले तो, ठीक है, जल्दी कीजिए। एक लास्ट आपका रहेगा वो यहाँ पे लिख दूँ मैं ऊपर, ठीक है, स्पेस है नहीं है, समझ पाओ ना। देखो लास्ट 7 है, 7 वाला पॉइंट है, हाँ 7 पॉइंट है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसको आप कहते हो यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका मात्रक का नाम, मात्रक का नाम आएगा मोल,
और इसको आप प्रतीक चिन्ह से MOL से व्यक्त करोगे। ठीक है, ये आपके 7 मात्रक भौतिक राशियाँ हो जाती है, इनके मात्रकों के नाम हो गए और ये प्रतीक हो गया। ठीक है, ये SI पद्धति में है। ठीक, ये मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अब डायमेंशन फॉर्मूले पे। देख लेना आराम से, है ना, वीडियो को। आइए भाई, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आप देख लें, आप थोड़ा समझना। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूले की हम बात करें, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पे हम वही डालेंगे, भौतिक राशियाँ, फिजिकल, ये तो आप लिख लेना, है ना, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह। एक यहाँ पे लिख लो विमीय समीकरण। ठीक है, विमीय समीकरण क्या आएंगे? सबसे पहला मैं बात करूँ यहाँ पे क्षेत्रफल, जिसको कहते हो आप एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में होती है और चौड़ाई भी आप मीटर में ही नापते हो। लेंथ ही तो है, दोनों लेंथ ही तो है, लंबाई भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको सबसे पहले मैं बताऊँ तो बड़ा कोष्टक आप उपयोग करते हैं। विमीय समीकरण कभी भी लिखोगे ना, विमीय समीकरण, तो आप एक बड़ा कोष्टक बनाओगे और इसमें 3 क्वांटिटी थी आपकी। तो m, द्रव्यमान को आप m से, l से आप लेंथ और t से आप टाइम को व्यक्त करोगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, 0 हो गया, टाइम भी नहीं है तो 0 हो गया, लेकिन लेंथ क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। समझिए। नंबर दूसरा, आयतन की बात कर लूँ। आयतन, आयतन क्या है, वॉल्यूम है। तो आयतन देखो कैसे याद करोगे, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3 बार लेंथ आ रही है और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें मास नहीं है तो 0, L क्या आएगी आपकी क्यूब और T क्या आ जाएगी 0। समझ गए, ये होगा। नंबर थर्ड में बात करूँ आगे, नंबर तीसरी हम बात करें द्रव्यमान घनत्व। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी। तो द्रव्यमान घनत्व में सबसे पहले तो आप यही लिख लिया करो कि m क्या है, L क्या है और T क्या है। ठीक है, ये 3 तो आपको लिखनी ही है। अब देखो यहाँ में द्रव्यमान घनत्व में क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व कहते हैं आप रो को, रो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो द्रव्यमान कितना है आपका, द्रव्यमान है आपके पास, तो इसको क्या आ जाएगा, m बना जाएगी। वॉल्यूम की आपको पता है कितनी थी, L क्यूब। तो यहाँ पे जब इसकी आएगी L क्यूब, यहाँ पे क्या है m आएगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो आप L माइनस क्यूब हो जाएगी ना, और T कितनी है 0, T है नहीं है, तो ये हो गई, इसको कोष्टक में लिख लो। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, m1 एक है यहाँ पे, L माइनस क्यूब, ये याद रखना, देखो ये याद रखना, m यहाँ पर क्या है 1 है, L माइनस क्यूब है और T क्या है 0, ये माइनस में है। ओके, क्यों है, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ना वॉल्यूम, तो माइनस का हो जाएगा। ओके, टाइम अभी है अपने पास। ठीक है, नंबर 4 आप देखो तो अगला है आपका वेग या चाल। इसको कह दो स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की एक ही होती है। ठीक है, तो इसको देखो आप, सबसे पहले m पता होना चाहिए, L और T, यही तो है। अब वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग भी होता है ना dx अपॉन dt, स्थिति का एक बार अवकलन। तो dx क्या हो गया यहाँ पे, ये लेंथ हो गई, और dt क्या हो गई, टाइम हो गया। ठीक है, तो t को ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी, यहाँ से हटा दो, L T इनवर्स, तो L1 T -1, m क्या है 0। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें क्या हो जाएगा, त्वरण देख लो। त्वरण क्या कहते हैं, एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन क्या होगा, देखो कोष्टक बनाओ पहले, बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे पहले डिसाइड कर लो, m कर लो, L कर लो और T कर लो। ठीक है, MLT। तो त्वरण में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको करेंगे अब d2x, आगे इसका एक बार अवकलन कर दें, मतलब dv अपॉन dt कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, d2x अपॉन dt स्क्वायर, यही तो मिलता है एसिलरेशन।
या तो वेग को एक बार समय के सापेक्ष अवकलित कीजिए, या आप स्थिति को 2 बार अवकलित कीजिए समय के सापेक्ष, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो स्थिति क्या मिल रही है आपको, यहाँ मिल रही है L2, और नीचे आपको ये क्या मिल रहा है देखो T कितनी मिल रही है T2। ओके, T2 को ऊपर ले जाओ T-2, तो वेग की क्या हो जाएगी L2 T-2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, यही है ना। सॉरी एक बार रुको यार, एक्स का ही तो किया है, वेग का क्या हो गई, ये हो गई, हाँ टाइम का ही तो लगेगा खाली, ये देख लेना टाइम का ही लगेगा ना, LT-2 होगी, ठीक है, टाइम का ही तो लग रहा है डबल डेरिवेटिव d2/dt², एक्स तो है ही है, तो इसको ऐसे गलती मत कर देना वहाँ पे, यहीं से ही पकड़ कर लेना अपनी पूरी गलतियाँ। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ आपकी स्टार्ट है क्या, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। ओके, हाँ जी वीडियो है स्टार्ट आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप बात करो नंबर 6 में बात करूँ, ठीक है, नंबर 6 में बात करूँ तो अब मैं बात करूँ बल की। बल जो होता है आपका फोर्स, ये भाई बहुतों को नहीं आती सही में, ये याद ही रखनी है आपको जो मैं बता रहा हूँ। बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास की तो हो गई m, एक्सीलरेशन की त्वरण की क्या है देखो L1T-2, क्या है L1T-2, तो m1L1T-2 लिख दो, बड़ा कोष्टक बनाओ m1L1T-2, ये होती है किसकी, फोर्स की। आगे चलो, यहाँ से मैं रब कर दूँ, ये कार्यक्रम हो गया कम। ये आप करना आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट 7 कार्य जिसको कहते हो आप वर्क। ओके, वर्क में देखते हैं आप, बड़ा कोष्टक बनाना है आपको, यहाँ पे M L और T, ये तो पता चल गया ना, MLT आपको करना है कोष्टक में। तो वर्क क्या होता है, जो W होता है वो होता है फोर्स इंटू विस्थापन, x क्या है यहाँ पे विस्थापन, F.dx भी कह सकते हो, ठीक है, विस्थापन। तो यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, फोर्स की वैल्यू पता चल गया m1L1T-2, यही तो होती है डायमेंशन इसकी, और x की क्या हो जाएगी L हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी m1L2T-2, लिख दो m1L2T-2। ओके, नंबर 8 शक्ति, पावर देख लो, पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, P बराबर होती है W/T, यही तो होती है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्क तो अपने पास है, m1 है, L2 है, अब T-2 है यहाँ पे, और T का लग रहा है डिवाइड, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, एक माइनस और हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी T-2 तो पहले से ही है, एक और हो गई तो 3, ठीक है, ये हो गई, कर पाओगे। आगे चलो नंबर 9 संवेग देख लो। संवेग ये होती है आपकी मोमेंटम, मोमेंटम को देखो, एक कोष्टक बनाओ बड़ा M L और T। तो संवेग में क्या होगा, P बराबर आप पढ़ते हो mv, यही पढ़ते हो ना, तो m की पता है, ये तो क्या है मास है, m1 हो गई। b क्या होती है, पहले पढ़ाई थी अभी कुछ टाइम पहले इसी में, है ना, तो ये क्या होती है L/T इनवर्स, ये हो गई भाई, लिख लो तो m1L1T-1, समझ गए ना। b की क्या होती है dx/dt, तो उससे ये आ गई, और m है ही है, ठीक है। अगला चलो नंबर 10 आवेग, इसको कहते हो आप इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। आवेग की देख लो, आवेग भी क्या है, एज लाइक फोर्स ही है। देखिए यदि कोई आवेग क्या होता है, आई से व्यक्त करते हैं इसको, कोई फोर्स है और कुछ समय अंतराल के लिए ये आरोपित किया जाए,
तो क्या होता है, कोई बल है कुछ समय अंतराल के लिए आरोपित किया जाता है तो उसको कहते हैं आप इम्पल्स। ठीक है, तो इसका क्या है, एफ की आपको पता है क्या होती है, m1 l1 t-2 यही तो होती है, और एक टी ऑलरेडी है तो ये टी की जगह -1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी हो गई आवेग की। सही है क्या, एक बार देखो, मास इंटू वॉल्यूम एल टी इनवर्स। ठीक है, m1 l1 t-1 सही है, आवेग की भी सही है, ये एक जैसी होगी। देखो संवेग और आवेग की आपस में सही हो गई, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है क्या, m1 l1 सेम है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर नेक्स्ट देख लो आप, दाब देख लो या आप देख लो प्रतिबल। प्रतिबल, दाब या प्रतिबल। प्रतिबल तो कहते हो आप किससे, स्ट्रेस से कहते हो, स्ट्रेस होता है। और दाब तो आपका क्या है, प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया ना। अब देखो प्रेशर और प्रतिबल तो इनका मात्रक भी समान होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अब जब आप पढ़ोगे ना, बाद में मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो दाब है या आपका प्रतिबल है, इनका जो मात्रक होगा ना वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप क्या कह सकते हो, पास्कल भी कह सकते हो। ठीक है, पास्कल भी कह सकते हो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कह सकते हो। ओके, ये होता है इसका, दोनों का मात्रक सेम है। और कैसे ज्ञात करोगे भाई, दाब क्या होता है, दाब या प्रतिबल। प्रतिबल होता है जो एस होता है स्ट्रेस, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया पर कितना फोर्स आरोपित किया है, वो होता है आपका प्रतिबल। तो यहाँ से एफ तो आप जानते हो क्या होती है आपकी, m1 l1 t-2, और यहाँ पे एरिया की कितनी हो गई, L2 ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी फिर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m1 l-1 और t-2, यही तो मिलेगी। लिख दो m1 l-1 t-2। ओके, यही है ना, बिल्कुल सही है। कर लो भाई जल्दी, मैं इसको रब करता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। 20 क्वांटिटी कराऊंगा, वो आपको फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है 20। ठीक है, वो तो आपके जहन में उतर जानी चाहिए ये। धीरे धीरे 11 हो गई शायद, 11 हो गई ना, 11 हो गई, हाँ सही है। 12 कौड़ी है, कौड़ी है, ये थोड़ा डस्ट यार, एक सेकंड रुको। कौड़ी है विस्थापन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपकी डायमेंशन लिखेंगे इसमें। ठीक है, डायमेंशन को मैं बताया था, बड़ा कोष्टक बनाना है, m l और t। ठीक है, यही है ना। वैसे तो ये डायमेंशन लेस रहता है कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 0 0 0। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोणीय जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है आपका। ठीक है, एक क्वांटिटी और होती है, दे रखी है क्या, नहीं। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। नंबर 3 देखो आप, आगे आवृत्ति देख लो। आवृत्ति तो जानते हो, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/t। टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा होता है ना कार्यक्रम, f1/t, या t आप कह लो तो 1/f हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तो इसकी क्या हो जाएगी, m0 है ही नहीं है, l0 है ही नहीं है, t की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये हो गई, लिख लो तो क्या आएगी इसकी, m0 l0 t-1। कर पाओगे ना, ये आवृत्ति हो गई, क्या कहते हो, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हो गई। अब नेक्स्ट आप बात करो नंबर 14 आपका कोणीय वेग देख लेते हैं। कोणीय वेग जिसको कहते हो आप एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी में जब बात आती है तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओमेगा ही है।
तो ओमेगा भी क्या होता है यहाँ पे, तो इसकी तो सेम ही हो जाएगी, m0 L0 t-1 यही होगी, क्योंकि आवृत्ति की भी समान होती है, कोणीय वेग की भी यही होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है। ठीक है, सही है। अगला अपना है जड़त्व आघूर्ण दे रखा है आपका। नेक्स्ट है, ये क्वांटिटी याद करनी है तुमको, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की देख लो भाई, कोष्टक बना लो MLT, ये वाला काम पहले किया करो, बड़ा कोष्टक बना के ये। ठीक है, तो जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, I होता है आपका mr², यही तो होता है। क्योंकि जब मैं बात करूँ किसी की, वो रोड होती है, रोड क्या आ जाती है, इस सेंटर के अबाउट में रोटेट। ठीक है, ये वाला कार्यक्रम। तो ये क्या है, एक देखो ये कोई रोड है, इसको यहाँ से मैं पकड़ा और ये इस पे से मैंने पकड़ के इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण। तो यहाँ से आप क्या करोगे, r डिस्टेंस ना ये, तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल M, r² का क्या हो गया आपका L2, और t क्या है 0, कोई मतलब ही नहीं है, लिख दो M1 L2 T0, यही है ना, M1 L2 T0, सही है बिल्कुल। यहाँ तक कीजिए, 5 यूनिट और हैं, एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आप कीजिए। सही है बिल्कुल, टकाटक कर लिया होगा। 5 क्वांटिटी और करानी है मेरे को, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, आपकी 5 क्वांटिटी और करानी, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। 16 की मैं बात करूँ आगे, कोणीय संवेग दे रखा आपका, कोणीय संवेग एक आपका दे रखा है, इसमें बलागुण दे रखा है, बलागुण दे रखा है, टॉर्क इसको कहते हो आप क्या, TORQE, टॉर्क। ठीक है, सबसे पहले कोणीय संवेग की बात करें। कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर, क्या होता है ये, एंगुलर मोमेंटम, लिख लो ये भी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कोणीय संवेग को कैसे व्यक्त करते हो आप, L से व्यक्त करते हो, L R क्रॉस P, यही होता है ना, R क्रॉस P। तो यहाँ से क्या आएगा, R तो आपकी सीधी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, P आपका क्या है संवेग, P बराबर वैसे क्या है MB, M यहाँ से आ जाएगा, B क्या होती है LT -1, तो यहाँ पे क्या करोगे आप ML, सही है, T-1, यही है ना, एक L ये रहा, तो कैसी बनेगी ML2 T-1, यही बनेगा क्या, सही है क्या। बड़े कोष्टक में बनानी पर ये M1 L2 T-1 कोणीय संवेग, बिल्कुल सही है। बड़ा कोष्टक बनाओ, लिख दो M1 L2 T-1, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको कार्यक्रम वहाँ पे सेट। दूसरा क्या है आपका बलागुण, टॉय। टॉय बराबर क्या होता है वैसे, टॉय बराबर आप पढ़ते हो तो PE sin थीटा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, टॉय बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, ये तो होता है टॉय बराबर। और वैसे मैं बात करूँ तो इसको, इसमें फॉर्म में नहीं करूँ, इसमें मेरे को याद करना है, तो एक वो होता है कि टॉय बराबर क्या होता है, R×F होता है। ठीक है, ये तो होता है, तो R कितनी हो जाएगी L, इसकी आप जानते हो क्या होती है M1 L1 T-2, यही तो होती है फोर्स की, तो एक L ये आ गई, तो क्या हो गया ML2 T-2। तो लिख लो ये, बड़े कोष्टक में करो यहाँ पे कि M1 L2 और T-2। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि सही भी है क्या, M1 L2 T-2 बिल्कुल सही है। ठीक है, यही होते हैं फॉर्मूले, सब आपको आने चाहिए। फॉर्मूले यदि आपको आते हैं तो आप ये सब कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से भी। ठीक है, और ये जो 20 में बताऊंगा ना, ये तो आपको याद ही कर लेनी है,
आंख मीच के याद कर लो, रिमेंबर रहे हमेशा, निकालने लग जाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, मैंने सब आपको कराई है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय नियतांक। देखिए कितने अच्छे है गुरुत्व, ये तो गुरु पे ही आधारित हो गई गुरुत्वीय नियतांक है ना, ये इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी क्या है इसमें आएगी, एक m बनाओ, एक l बनाओ, एक t बनाओ, ये पहला कार्यक्रम सेट करना है आपको। अब गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है भाई, जो फोर्स होता है ना वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको करो, g ज्ञात करनी है, तो g बराबर क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही है ना, समझ पाए। यहाँ से देखो एफ की आपको पता है, एफ क्या होता है, फोर्स की आपको पता है m1 l1 t-2, यही तो होती है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगी, l2 अपॉन यहाँ पे m1 m2, ये क्या है, मास है, ये द्रव्यमान है, ये तो m1 और m2, तो m1 और m2 की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m2, ठीक है, याद है ना, m2, तो m2 ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, m-1 हो जाएगा, l यहाँ पर 3 हो जाएगी, l³ और t पहले से ये -2, ये आप बड़ा कोष्टक बनाओ, एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या, m-1 l³ t-2, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लिख लो m-1 l³ t-2, ठीक है। ये जो रेफरेंस रखा हुआ है ये इसलिए रखा हुआ है जिससे कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आए तो आपको मैं साथ के हाथ मतलब चेक करके बता दूँ, आपको गलत नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। गलत कहाँ से पढ़ोगे, थोड़ा डाउट रहता है ना वो क्लियर हो जाता है, और ये भी याद रहता है क्रम वाइज आपको कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लांक नियतांक, याद तो रहेगा ना भाई, मैं भूल गया कोई सी यूनिट कहीं पे लगा दी, ले लिख लो प्लांक कांस्टेंट, देख लो आज आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बनाओ बड़ा कोष्टक, चल भी रहा है क्या तू, दूसरा ले लो। देखिए प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक भाई साहब थे ना, मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्वांटम में आएगा जब पढ़ाएंगे प्लांक, जब ये आया था ये, तो एक समय देखो प्लांक नहीं, अभी आपको ये याद रखना है कि एनर्जी जो होती है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है किसके, फ्रिक्वेंसी के, आवृत्ति के, तो E बराबर यहाँ पे क्या आता है, h², इतना ज़्यादा है। h यहाँ पर क्या है, ये किसने दिया था, प्लांक ने, इसलिए यहाँ h को क्या कहते हैं आप, प्लांक नियतांक, ठीक है, यही आपसे पूछा है प्लांक नियतांक। तो h यहाँ से ज्ञात करोगे तो E अपॉन क्या आ जाएगा, न्यू, ये क्या आ जाएगा, h बराबर E अपॉन न्यू। ऊर्जा की क्या होती है, तो इसकी देख लो आप, ये मैंने ऊर्जा की, तो ऊर्जा की वैल्यू होती है m1 t-2, यही होती है ना ऊर्जा की, वर्क कार्य और ऊर्जा की समान होती है ना, देख लो ना कार्य की क्या थी, कार्य की यही तो थी, W बराबर अरे यार बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ पे क्या आई थी इसकी, m1 l1 t-2, तो l2, सॉरी यार थोड़ा सा रुको आप एक बार, फोर्स की देख लो ना आप, m1 l1 t-2 और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी l, तो यहाँ पे हो जाएगी m1 l2 t-2, जो वर्क की होती है ना कार्य की, वहीं पे लिख लेना ऊर्जा की, दोनों की क्या होती है, इनकी सेम होती है, ठीक है, ये लिख लो, ऊर्जा और कार्य की क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे आप देखो m1 l2 t-2, ये तो किसकी है, ऊर्जा की हो गई, अपॉन आवृत्ति की क्या बताई थी, 1/t, यही तो होती है, तो 1/t होती है आवृत्ति की, तो आवृत्ति की यहाँ पर क्या होगी, तो न्यू की क्या होती है 1/t, मतलब इसकी क्या होती है, वो t इनवर्स, तो यहाँ पे t इनवर्स ये कर सकता हूँ मैं, तो t इनवर्स ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी m1 l2 और t, ये ऊपर जाएगी तो प्लस होगी एक, तो यहाँ पे -1, m1 l2 t-1, ये चेक करो एक बार प्लांक नियतांक, m1 l2 t-1, बिल्कुल सही, m1 l2
T-1। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया ना। कार्य की और ऊर्जा की होती है समान। तो कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। इसकी मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे ई समानुपाती है आवृत्ति के, तो ई बराबर एच न्यू। एच आपका प्लैंक नियतांक होता है, तो एच बराबर ई अपन न्यू। ई की आपको पता है जो कार्य की है वही ऊर्जा की है, तो वो लिखो। अपन में न्यू की आवृत्ति की टी इनवर्स है, तो ये आ जाएगी। ये आपको आ गया। एक लास्ट और है, ये और करा दूँ फिर आपका काम कंप्लीट। नेक्स्ट है एक और है पृष्ठ तनाव, जिसको कहते हो आप सरफेस टेंशन। पृष्ठनाव, सरफेस टेंशन देख लो। इसके लिए बनाओ एक बड़ा कोष्टक। ठीक है, यहाँ पर M, L और T। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई। पृष्ठ तनाव की मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। M1 L0 और T यहाँ पर क्या है -2। ठीक है, ये आपकी हो गई। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका काम यहाँ तक आपकी। हाँ जी, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये भी आप देख लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस टेंशन की देख लो। सरफेस टेंशन की आप इसको टेंशन से, सिग्मा से व्यक्त करते हो क्या इसको। हाँ, सिग्मा से व्यक्त करते हो सरफेस टेंशन को। तो यहाँ पर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की आपको M1 L1 T-2 बता दी मैंने। इसकी हो जाएगी L। ठीक है, तो नीचे L से तो L ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगी M1 L0 और T-2। यही है ना। ठीक है, कर लोगे ना ये सब। ये 20 जो क्वांटिटी हैं ये सभी रखनी है आपको याद। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रहे ऑलवेज। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। डायमेंशन बता दिए मैंने। एक और इसमें थोड़ा सा टॉपिक एक वो कर लो। देखो, एक वो डायमेंशन जो बदलते हैं ना, वो देख लो। मतलब जो 1 न्यूटन है वो क्या होता है, वो बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ठीक है, ये याद रख लो। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, समझ गए, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कंप्लीट आपका। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, और भी कोई आपकी क्वेरी रहती है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा, ये थ्योरी हो चुकी है आपकी। ठीक है, एरर की तो कोई बात नहीं है। यदि मैं वो लास्ट का टॉपिक और रह गया आपका, जो आप एरर पढ़ते हो, एरर उसको उसी में ले लेंगे। ठीक है, उसके ज़्यादा इतने प्रश्न नहीं आते जितने इनसे आते हैं, तो इनको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, थोड़ा समझते हो। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।